जय हिंद दोस्तों। आज 11 फरवरी। तो आज से हम करंट अफेयर्स डेली डिस्कस करेंगे। तो हम पहला देखते हैं न्यूज़ कौन सा है। जो पहला न्यूज़ है वही कि यूके ने अभी एक न्यूक्लियर फिजन एनर्जी की सहायता से जो सूर्य के ऊर्जा के उत्पादन के तरीके को नकल करके एक नया इनोवेशन लाया है। इसमें इस जो यूके के जो कुछ रिसर्चर थे, उन्होंने एक टीम के प्रयोग के टाइम उन्होंने पाया कि जो 59 मेगा जूल की एनर्जी है वो निरंतर उत्पन्न हो रही है उससे। और अगर बात करें इस एनर्जी की, तो अगर 1 किलो मान लीजिए कि हम फ्यूजन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है 10 मिलियन गुना ज़्यादा ऊर्जा देगी अगर हम उसी कंपेयर में 1 किलो कोयला या गैस की एनर्जी को हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है कि 59 MHM और जेड एक किससे रिलेटेड है। एक निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक नया इनोवेशन लाने वाले यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग किया है, यानी यूके के द्वारा बनाया गया है। और इसमें 10 मिलियन ज़्यादा एनर्जी देगी अगर हम 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी की यूज़ करेंगे, कंपेयर में किसके, अगर तेल या गैस को 1 किलो यूज़ कर रहे हैं। तो यही न्यूज़ था। अगला न्यूज़ देखते हैं। जो अगला न्यूज़ है वो है कि भी जो सबसे ज़्यादा जो भीड़ भड़ाका जो शहर होता है ट्रैफिक में, उसकी एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट जो जारी करता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये जारी करता है। इसकी जो भी 11वां संस्करण है, इसमें इसने जो 58 देशों के 404 शहरों को देखा है 2021 रिपोर्ट में। और अभी जो 10% जो भारत में कमी आई है ट्रैफिक के, वैश्विक की बात करें, अगर पूरे हम वर्ल्ड की बात करें ट्रैफिक के, तो उसमें 10% इंडिया गिरावट आई है, यानी बेहतर प्रदर्शन है कि ट्रैफिक बहुत कम है। लेकिन भारत को 4 शहर जो है वो भी शामिल हैं 25 जो टॉप मोस्ट विश्व में ट्रैफिक वाले एरिया हैं। उसमें से जो मुंबई है 5वां है, बेंगलुरु 10वां है और नई दिल्ली 11वां, और जो पुणे है 21वां है। टोटल ये शहर इसमें शामिल हैं। 4 शहर हैं, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और पुणे, 4 शहर शामिल हैं जो 25 टॉप मोस्ट विश्व के ट्रैफिक से फुल जो सिटी हैं। और इंडिया में सबसे टॉप जो नंबर 1 है मुंबई है, 5वां स्थान है ट्रैफिक के मामले में। जो लॉन्च किया जाता है पोस्ट, ये पोस्ट निकालती है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है अभी जो रिपोर्ट आती है असर की, जिसको लॉन्च किया जाता है, प्रथम फाउंडेशन लॉन्च करता है रिपोर्ट, असर रिपोर्ट की, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में छात्रों के सीखने के जो परिणाम है उसका एनालिसिस करता है कि प्रतिवर्ष स्कूल में जो छात्र हैं उनकी कितना लर्निंग की प्रोसेस कितना ज़्यादा है, कितना वो सीख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट को हाल ही में पश्चिम बंगाल ने जारी किया है, उसमें पाया गया कि जो बिना क्लास रूम के, यानी जो इस टाइम ऑफलाइन क्लास बंद होकर ऑनलाइन चल रहा है, उसमें कोविड-19 के दौरान, तो उसमें स्कूली बच्चों की जो पढ़ने की जो क्षमता है काफ़ी कम हुई है, यानी गिरावट देखी गई है बच्चों की सीखने की जो क्षमता है, बच्चों की जो सीखने की क्षमता वो काफ़ी कम पाई गई है। जो अगला न्यूज़ है, हाल ही में यूके में एक नई हाई स्पीड की रेलवे का निर्माण हो रहा था। वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जो बताया जा रहा है प्राचीन रोम बस्ती के स्थल की खोज की गई है। और उसमें वैज्ञानिक जो खोज कर रहे थे, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो 40 कटे हुए कंकाल मिले हैं वो संभवतः मारे गए अपराधी थे। इनमें से कई को कब्रों में दफनाया गया था, जिनके कटे हुए सिर उनके पैरों के बीच रखे गए थे। टीम को पहले 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन और कटलरी, गेमिंग पासा, घंटियाँ और शीशे के वजन मिले थे। तो इससे जो है एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उस टाइम रोमन जो बस्ती वहाँ यूके में भी रहा करती थी। तो अभी जो हाल ही में खोजा किया गया है वो कहाँ पर, यूके में खोजा गया है, यूके की नई एक सिटी। अगला न्यूज़ है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो विश्व में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वन सींग वाले जो गैंडा होता है, यानी वन हॉर्न राइनो, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये जो नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया स्टेट है असम में, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य है असम में, वहाँ पाया जाता है। ये जो नेशनल पार्क है ब्रह्मपुत्र के जो रिवर है वहाँ पर काफ़ी फैला हुआ है उसके फ्लड प्लेन में। और यहाँ पर फॉरेस्ट, वेटलैंड और ग्रासलैंड के सभी के यहाँ पर एक बहुत बड़ा, यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर टाइगर और एलिफेंट का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं इस काजीरंगा नेशनल पार्क में। और जो गंगा डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन है, वो भी यहाँ पर जो वाटर पार्क है वहाँ पाई जाती है। अगला न्यूज़ है वुमेन इन दी बोर्ड रूम, यानी जो बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट के या जो प्राइवेट सेक्टर जो बोर्ड होते हैं, कंपनी हो गए,
उसमें कितना महिलाओं का भागीदारी है। जो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है डे लाइट ग्लोबल द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि द वुमेन इन दी बोर्ड रूम किसके द्वारा हाल ही में रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, डे लाइट ग्लोबल द्वारा। ये रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड सीटें हैं और कुछ जो देश हैं जिसमें काफ़ी सुधार हुआ बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन में महिला चेयर की संख्या वृद्धि हुई है। और बात करें हम इंडिया में सीईओ की तो 2021 में भारत में सीईओ की भूमिका निभाने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और 2021 में भारत में लगभग 4.7% जो थी महिलाएं वो सीईओ थी। इसके पहले 2018 में 3.4% थी। अगर हम ग्लोबल लेवल बात करें तो इस टाइम जो है इंडिया में वो 33.5% जो है महिलाएं उनको बोर्ड में लिया गया है, जबकि 2018 में वैश्विक लेवल पे सिर्फ 19.4% था। यानी इस टाइम जो है बोर्ड में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है काफ़ी बढ़ा है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है समृद्ध पहल। समृद्ध पहल इनिशिएटिव ए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड के साथ नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया। यानी यूएसएड और जो नीति आयोग का मिशन है अटल इनोवेशन मिशन उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्स फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। इसमें क्या जाएगा, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके जो शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं उनकी जो हेल्थ केयर होता है यानी स्वास्थ्य सेवा को अच्छे से अच्छी प्रदान की जाए, अच्छी गुणवत्ता वाली प्रदान की जाए, उनको दी जाए सुविधाएं। उसके लिए ये इनिशिएटिव है समृद्धि इनिशिएटिव। ये जो है यानी अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है उसका और यूएसएड द्वारा लॉन्च किया गया है। आदिवासी के लिए जो चाहे शहर में हो चाहे ग्रामीण में है उनको अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम दिया जाए, उसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे। ये हमेशा 11 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। ये मनाया जाता है हकीम अजमल खान के जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है और इसको जो इंडिया मनाता है आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है दिल्ली में। अगर बात करें यूनानी औषधि प्रणाली का, यह एक पर्शियन अरबी पारंपरिक औषधि का प्रणाली है। इसका उपयोग मुगल कालीन भारत में किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई में मध्य एशिया में भी यूनानी चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया गया। इस चिकित्सा पद्धति का आरंभ यूनान में हुआ था सबसे पहले, इसलिए इसको नाम यूनानी भी बोला जाता है दवा का। और हिप्पोक्रेटस इस चिकित्सा पद्धति के जनक माना जाते हैं। भारत में इस जो चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के टाइम जब सेटअप हुआ था, दिल्ली सल्तनत उसी टाइम से शुरू हुआ था। जो अगले न्यूज है वो है जम्मू कश्मीर में कांचोट उत्सव। कांचोट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भद्राव के लोगों ने प्राचीन कांचोट त्यौहार मनाया। ये जो नाग संस्कृत का प्रतीक है, ये सदियों पुरानी हिंदू त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। और इसमें जो नाग अनुयायी हैं, नागों को कोई वहाँ कम्युनिटी होती है इसको फॉलो करने वाले लोग इसको मनाते हैं। और इस दिन गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसी दिन इसको मनाया जाता है। ये एक अच्छा त्यौहार सगुन माना जाता है क्योंकि इसमें जो महिलाएं होती हैं अच्छे कपड़े पहनकर उपवास रखती हैं, अपने यानी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। ये जो त्यौहार जिससे हमारा यहाँ यूपी एरिया मनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाते हैं, करवा चौथ, उसी तरह से भी मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में कांचोट उत्सव। अगला न्यूज है वह विज्ञान महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है, उसने डिक्लेयर किया था यूएन ने 2015 से। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान में यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं को पार्टिसिपेशन करना, उनको और ज़्यादा उनको फोकस करना कि आप पार्टिसिपेट करना, यानी साइंस टेक्नोलॉजी में उनका योगदान को और बढ़ावा देना, इनका मेन एम यही है। अगला जो न्यूज़ है वो है जेएनयू में यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहली महिला वाइस चांसलर जो बनी, उनका नाम है शांति श्री धूलपुड़ी पंडित। अभी यहाँ पर कोई कभी भी महिला जो है वाइस चांसलर नहीं थी, लेकिन पहली बार बनी है, जो उनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित।
इनको बनाया गया है JNU का कुलपति नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला वाइस चांसलर होंगी। भारत के राष्ट्रपति इनको नियुक्त किए हैं और इनकी जो सिफारिश प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय ने की थी। अगला न्यूज है वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। यह है कहाँ पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। 1978 में इसको बाघ अभयारण्य के रूप में बनाया गया था। और बात करें यहाँ पर तो 700 mm लगभग बारिश होती है और यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटे और शुष्क पर्णपाती वन शामिल होते हैं, यानी जो पत्ते गिरा देते हैं और जो कटीले झाड़ी टाइप के होते हैं जो पेड़ पौधे वो पाए जाते हैं यहाँ पर। और जो है कहाँ पर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगला न्यूज है वह UGC के नए अध्यक्ष बनाए गए, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नए अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है श्री M जगदीश कुमार। इनको बनाया गया है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इनको बनाया है। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्यरत थे पहले, अब इनको बनाया गया है क्या बोलते हैं कि UGC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है दाल दिवस यानी पल्स डे। 10 फरवरी 2019 को पहली बार दाल दिवस के रूप में मनाया गया था। इसको मनाया क्यों जाता है कि दाल के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कितना इम्पोर्टेंस होती है दाल हमारे शरीर में, हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य को और शरीर को मजबूत करने के लिए। अगर बात करें इसकी तो 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दाल जो है पोषण से भरपूर होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन लोग बहुत कम खाते हैं। अधिकतर जो इधर UP बिहार में खानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसमें। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी होती है जहां पर मांस तथा दुग्ध उत्पादों की कमी होती है, यानी मांस और दूध के एक अल्टरनेटिव के रूप में आप दाल को खा सकते हैं, उनकी जगह पे खा सकते हैं अगर आप शाकाहारी हैं तो। दालों में वसा कम होता है जबकि घुलनशील रेशे अधिक होती है, यानी इसमें फैट कम पाया जाता है और जो अलग चीज़ होता है फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। यह कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को कम करने में काफ़ी उपयोगी होता है। मोटापा कम करने के लिए भी दालें काफ़ी उपयोगी होती है। अगर मोटापा कम करना हो दालें ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है और फैट कम पाया जाता है, जो कि फैट ज़्यादा मोटापा बढ़ाता है। अगली न्यूज़ है वह 35वां यानी 35वां जो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ कहाँ पर हुआ है? इथियोपिया के अदीस अबाबा में आयोजित किया गया 35वां अफ्रीकी शिखर सम्मेलन। और इसमें जो बात हुई, चर्चा इस बार हुआ वो सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है सुरक्षा और महामारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर एक टर्म आता है टाइग्रे संकट है, क्या था? टाइग्रे क्राइसिस। टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट एक राजनीतिक दल था जो कि 1991 में सैन्य वहाँ जो तानाशाही को समाप्त करने वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा भी था। TPLF नेता 1991 में इथियोपिया के राष्ट्रपति बने, बाद में 1995 में इथियोपिया के पहले प्रधानमंत्री बने। तो इसका जो है मेन थीम यही था, मेन इसका जो यानी इंट्रोडक्शन कि इसके बारे में आप यही चीज़ें हैं कि तानाशाही समाप्त करके एक सरकार बनाई गई थी। और इस गठबंधन सरकार को EPRDF यानी इथियोपियन पीपल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट भी कहा जाता है। जो अगला न्यूज है उसमें है कि OECM है क्या? OECM का जो पूरा नाम है वो है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी ऐसे पार्क या ऐसे एरिया हो गए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन उनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है, उनकी जो अस्तित्व ख़त्म हो जा रही है, उनके जो वहाँ पर विविधता है, जहाँ वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उनको खतरा हो रहा है, उनको बचाने के लिए ये OECM टैग दिया जाता है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचाने के लिए। अभी जो पहली बार इंडिया में पाया गया OECM टैग वो पाई गई है वो है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी अरावली जैव विविधता। एक जो प्रॉब्लम इसमें हो रहा है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है, इसमें सैंड माइनिंग हो रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, इसलिए इसको OECM का दर्जा दिया गया है। इसको इसके अंदर रखा गया है कि अब इसको हम कंजर्व करें, अच्छे सुरक्षित करें। और OECM जो टैग दिया जाता है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा इसको दिया जाता है। और बात करें अगर हम इसकी अरावली को दिल्ली का हरा फेफड़ा माना जाता है क्योंकि अरावली जो दिल्ली को 7.07% ऑक्सीजन प्रदान करती है। अगर दूसरी बात करें अरावली के इम्पोर्टेंस की, तो जो अरावली है पश्चिम रेगिस्तान और पूर्व में जो उपजाऊ भूमि उसके बीच एक बाधक रूप में कार्य करती है, जिससे जो रेगिस्तान है और उपजाऊ है दोनों अलग अलग बढ़ जाते हैं। नहीं तो रेगिस्तान की जो मिट्टी उपजाऊ जाएगी, उपजाऊ खराब हो जाएगी। इसके लिए एक फायदेमंद है कि बीच में एक बैरियर काम करती है।
अरावली जो है मानसून बादलों को रोकती है और नैनीताल शिमला में वर्षा लाती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भूजल और पुनर्भरण के रूप में कार्य करती है। यानी इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अरावली का, और इसका बहुत ज़्यादा खनन हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तोड़ा जा रहा है, इसका एक तरफ से बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसलिए इसको OECM का दर्जा दिया गया, OECM टैग दिया गया है कि अब इसको बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। अगला जो न्यूज़ है वो हाल ही में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफ़े खोला गया। इग्लू कैफ़े होता क्या है? इग्लू कैफ़े बर्फ़ से बनाया जाने वाला एक घर होता है, इसको इग्लू कहते हैं। इसमें एक काम कैसे करता है, जो बर्फ़ होता है वो हवा के पार्टिकल को फंसा लेता है। इससे क्या होता है, जो बाहर का टेम्परेचर अगर मान लो बहुत ज़्यादा माइनस में है तो अंदर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इससे जो घर में गर्म रखते हैं, मान लीजिए बाहर टेम्परेचर अगर -45 डिग्री सेल्सियस है तो इसके अंदर जो है -7 डिग्री सेल्सियस तक ही हो सकता है। इससे काफ़ी अंदर जो है गर्माहट होती है। इग्लू बनाने के लिए सबसे अच्छी जो बर्फ़ होती है वह है जो हवा से उड़ाई जाती है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर जो बने हुए इग्लू कैफ़े, तो इसका जो इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अब दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इस कैफ़े का नाम स्नो इग्लू है। इसे वसीम शाह ने बनवाया। अगर बात करें इसका जो थोड़ा लंबाई चौड़ाई का, तो ये जो है गुलमर्ग में बनाया गया है, जो कश्मीर में बहुत बड़ा अच्छा एक प्लेस है, और 44.5 इसका डायमीटर है, ऊंचाई 37.5 फीट है। इससे पहले जो था सबसे बड़ा वो था स्विट्ज़रलैंड में कैफ़े था। स्विट्ज़रलैंड कैफ़े था, 33.8 फीट लंबा था और 42.4 फीट इसका डायमीटर था, व्यास था। लेकिन जो बनाया गया अब इंडिया में कश्मीर में वो 44.5 फीट उसका डायमीटर है, 37.5 फीट उसकी ऊंचाई है। तो सबसे बड़ा दुनिया में है। अगला न्यूज़ है जो ओलंपिक जो होगा 2028 में, उसमें कुछ नए खेलों को शामिल किया गया है। 2028 जो ओलंपिक गेम होगा वो होगा लॉस एंजल्स में, और 2024 होगा वो पेरिस में होने वाला गेम है, आयोजित किया जाएगा। और 2022 का जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, और अभी जो विंटर ओलंपिक हो रहा है वो चाइना में हो रहा है। यानी 2028 का जो गेम होगा ओलंपिक का होगा लॉस एंजल्स में होगा, और 2024 में पेरिस में होगा, और 2022 को जो हुआ अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर जापान में हुआ था, टोक्यो में, और अभी जो विंटर ओलंपिक हो रहा है वो चीन में हो रहा है। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो है इसको निर्धारित कौन करता है खेलों को, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों में होने वाले खेलों का निर्धारण करती है। इस समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक में 28 ओलंपिक खेल और 24 पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसमें जो कुछ नए खेलों को शामिल किया गया वो है सर्फिंग, क्लाइंबिंग एंड स्केट बोर्डिंग। ये 3 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें देख सकते हैं आप, ये जो है सर्फिंग है, ये क्लाइंबिंग है, ये स्केट बोर्डिंग है, तीनों गेम को शामिल करेगा 2028 में। जो अगली न्यूज है पश्चिम बंगाल में परे शिक्षालय एक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करेगा। इसमें होगा क्या कि जो बच्चे हैं ओपन क्लासरूम में होंगे, यानी एक थी वो खुले में पढ़ाई करेंगे, और ये जो प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी छात्रों के लिए शुरू किया रहा है, ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक शुरू की जाएगी। इसमें शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये जो कक्षाएं हैं ये ज़मीन पर संचालित की जाएगी। छात्राओं को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी वो और भी अच्छे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और अच्छी चीज़ों को सीखें। इसमें उनकी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में परे शिक्षालय नामक जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, वो पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया जाएगा। जो अगला न्यूज़ है वो है ऑपरेशन आहट। जो ऑपरेशन आहट लॉन्च किया गया है, ये किया गया है रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF द्वारा किया गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जो मनुष्य की यानी इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि महिलाएं, बच्चों, यौन शोषण हो गया, घरेलू कामकाज के लिए, जबरन विवाह के लिए मानव तस्करी, उनकी जो अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, नस्ली दवाओं के लिए उनको यूज़ किया जाता है, और बाद में उनको सर्कस में काम करने, भीख मांगने, ऐसी काफ़ी अवैध रूपों में जो उनका काम किया जाता है, उसको रोकने के लिए RPF का एक इनिशिएटिव है। ये जो लॉन्च किया जाएगा ये किया जाएगा सीमावर्ती देशों में, यानी जो बॉर्डर से हमारे देश से जो बॉर्डर में सटे हुए वहाँ पर जो रेलवे चलती हैं उनके लिए लॉन्च किया जाएगा खास रूप से। जैसे कि नेपाल हो गया, बॉर्डर लाइन है,
भूटान हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया, इन सब के लिए लॉन्च किया जाएगा। वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ज़्यादा परेशानी होती है खरीद फरोख्त के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो वहाँ से आसानी से ये सब किया जा सकता है। तो इसको आरपीएफ जो इसमें काम करेगी, और जो लॉन्च किया गया रेलवे मंत्रालय द्वारा ये तहत किया जा रहा है, इसको ऑपरेशन किया जाएगा। अगला न्यूज है वो है NROL-87। इसको स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स यूएसए की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी सेना के लिए एक जासूसी उपग्रह भी लॉन्च किया था, और इस जो स्पेस एक्स है इसने फॉल्कन रॉकेट को भी लॉन्च किया था। उपग्रह में 512.7 किमी कक्षा में इसने अभी पहुंचाया है। इस जो NROL-87 है, इस जो सैटेलाइट हो इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, स्थापित किया है। इसे हेलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहा जाता है। यह एक ध्रुवीय कक्षा, यानी इसका जो मेन थीम है कि NROL-87 किसके द्वारा लॉन्च किया है, ये किया गया है स्पेस एक्स। और कौन सी कक्षा में किया गया है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि 512 किलोमीटर होता है अर्थ से। जो अगली न्यूज है वो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता की मूर्ति। अभी हाल ही में 5 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने IRIS-SAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं वर्षगांठ के लिए समारोह का शुभारंभ किया गया, जो हैदराबाद में उसका दौरा किए थे हैदराबाद में। तो उस टाइम उन्होंने इस अवसर पे 216 जो फीट ऊंची एक समानता की मूर्ति के राष्ट्र को समर्पित किया। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है, जो 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है। अगर बात करें हम रामानुजाचार्य जी की, उन्होंने जाति, पंथ और विश्वास सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। नहीं, वो हमेशा समान की बात करते थे, भेदभाव को खत्म करने की बात करते थे। वे एक हिंदू धर्मशास्त्री, भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णववाद परंपरा के एक महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। वो वैष्णववाद के संत थे, यानी वैष्णव को मानते थे, पूजा पाठ करते थे वैष्णव संत को। इस टाइम जो उनकी थी 1000वीं यानी 1000 वाली जयंती थी, उन्हीं के उद्घाटन किया गया है, जो 12 दिन तक चलने वाला समारोह है। अब बात करिए सेट का, जो रिसेट का उद्घाटन करने गए थे मोदी जी, प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं। तो उन्होंने ये जो रिसेट एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए जो एग्रीकल्चर में रिसर्च होता है उन्नतशील बीजों के लिए, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। जो परेशानी होती है उनको, कभी कभार फसल सूख जाती है, अच्छे बीज नहीं होते, उगते, इन सबको परेशानी दूर करने के लिए ये जो रिसेट काम करता है। अधिकतर जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर छोटे किसान हो गए, वहाँ पर सूखा वजह से परेशानी होती है फसलों में, उनको लड़ने के लिए किस तरह अच्छे बीज का खोजा जाए, उसके लिए रिसेट काम करती है।